प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की कृतिका भाग 2 से एक और लेसन पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी। ये जो लेसन है ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जैसे साहित्य की कई विधाएं होती हैं, उनमें से एक यात्रा वृत्तांत भी है, जिसमें कोई व्यक्ति जब कहीं घूमकर आता है, सैर करके आता है और वहां उसको जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको वो दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है। तो अपने अनुभव मिलाकर वो वहां की किसी भी चीज को जिसको वो देखकर आया है उसको जब दूसरों के सामने रखता है तो उसको हम एक यात्रा वृत्तांत के रूप में पढ़ते हैं। तो ये पाठ भी हमारी जो लेखिका है मधु कांकरिया, उनका यात्रा वृत्तांत है। वो सिक्किम गंगटोक की यात्रा पर गई थी, जहां पर उनको बहुत ही मनोहारी दृश्य देखने को मिले और वो इतनी वहां से प्रभावित हुई कि उन्होंने ये वाला पाठ जो है हमारे लिए साना साना हाथ जोड़ी लिखा। अब हम पहले इस पाठ के जो टाइटल है उस पर गौर करते हैं कि ये पाठ जो है इसका नाम कैसा है। साना साना हाथ जोड़ी, इसका अर्थ है नेपाली भाषा में छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं वहां के लोग कि मेरे जितने भी कर्म हैं वो सब अच्छे हों। भगवान से एक प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर। तो लेखिका ने वहीं से ही नेपाली भाषा से ये लिया है, साना साना हाथ जोड़ी। छोटे छोटे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारे जो भी कर्म हो, जो भी हमारे कार्य हो, वो सब अच्छे हों। तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। लेखिका ने अपनी यात्रा शुरू की है, वो गंगटोक में है और जब उन्होंने रात को देखा दृश्य, पाठ यहीं से शुरू होता है, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान, गंगटोक शहर को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान जमीन पर उतर आया है। ऐसा क्यों लगा उन्होंने? क्योंकि रात के अंधेरे में शहर में जितनी भी रोशनी थी, जितनी भी बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी वहां पर प्रकाश था, वो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया जब उन्होंने अपने खिड़की से झांका बाहर। तो ऐसा उन्हें इसलिए लगा क्योंकि अंधेरे में गंगटोक शहर जो है वो उन्हें रोशनी से चमकता हुआ दिखाई दिया। अब अगले दिन सुबह उन्होंने सोचा कि ऐसा कहा जाता है कि यदि बादल साफ हों तो गंगटोक से भी जो हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी है कंचनजंगा, उसको देखा जा सकता है। तो लेखिका का मन था कि वो अपनी खिड़की से झांककर कंचनजंगा को देखे, लेकिन बादलों के कारण वो वहां से उसे नहीं देख पाई। लेकिन जब उन्होंने बाहर का दृश्य देखा तो इतना सुंदर दृश्य था, फूलों से भरा हुआ, पूरा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ, कि लेखिका जो है उस दृश्य को देखते ही रह गई। अब वो वहां से अगले दिन यात्रा शुरू करते हैं युमथांग के लिए। युमथांग जाना है उन्हें। रास्ते में जो उनका गाइड भी है और ड्राइवर भी है, नार्गे, जितेन नार्गे है उसका नाम, वो उन्हें अगले दिन युमथांग के लिए लेकर जाता है। रास्ते में उनको बहुत ही मनोहारी दृश्य देखने को मिलते हैं और उनका मन खुश हो जाता है। दिल जो है उनका, एक बात कहते हैं ना, बाग बाग होना, ऐसे सुंदर दृश्य उनको वहां देखने को मिलते हैं पहाड़ों पर। तो एक जगह उन्होंने बताया, ड्राइवर ने, कि ये जो पूछा उन्होंने कि ये इस तरह की पताकाएं क्यों लगाई हुई हैं सफेद रंग की। तो उन्होंने बताया कि जब कोई यहाँ पर बौद्ध लोग ज्यादा रहते हैं, जब कोई बौद्धिस्ट उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं लगाने का रिवाज है और जब ये पताकाएं लगा दी जाती हैं तो फिर इनको हटाया नहीं जाता, फिर ये अपने आप समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। लेकिन किसी शुभ कार्य में भी ये लोग पताकाएं लगाते हैं, लेकिन उस समय वो पताकाएं रंगीन होती हैं। तो गाइड इस तरीके से बताता हुआ चल रहा था। एक उन्होंने वहां पर जगह बताई कि ये जो है कवि लॉन्ग स्टॉक कोई जगह है वहां पर, जिसका नाम बताते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हमारी गाइड फिल्म है उसकी भी शूटिंग हुई थी। और एक और बात बताई
कि वहां पर जो है वहां पर जो भूटिया जाती है, एक दूसरी जाती है, वहां पर उन दोनों के बीच एक संधि भी हुई थी। तो गाइड का काम होता है कि वो रास्ते में जो भी टूरिस्ट उनके साथ घूमने गए हैं उनको बताता हुआ चलता है। तो इस तरीके से वो चल रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि सफर इतना सुहावना है कि सब और सैलानी भी उनके साथ मिलकर, यहाँ तक कि गाना भी गाना शुरू हो जाते हैं। कहीं आप भी घूमने जाते हो तो इतना अच्छा लगता है, तो ये लोग गाना भी गा रहे हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, है ना। तो इस तरीके से गाते हुए ये एक वहां पर एक स्नो झरना है, स्नोफॉल तो अभी नहीं देखी इन्होंने, झरना है वहां पे जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स। 7 धाराएं वहां से बह रही हैं, तो उसका नाम रख दिया गया है सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर्स जो झरना है, वहां पर लेखिका का मन जो है इतना अधिक वहां पर रम गया उस माहौल में कि उनका आगे बढ़ने को मन ही ना करे। तो वो वहां पर पानी में अपने पैर भिगोकर बैठ जाती हैं। तो फिर उन्हें जितेन बुलाता है कि मैडम आगे चलिए, आगे और भी अच्छे अच्छे दृश्य हैं। तो इस तरीके से वो तिस्ता नदी को देखती हैं, रास्ते में पत्थर तोड़ती हुई महिलाओं को देखती हैं। तो उनका मन थोड़ा सा पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखकर थोड़ा दुखी भी होता है कि वो पीछे अपनी कमर पे डोको, वहां बोलते हैं टोकरी सी होती है, उसमें अपने बच्चों को बांधकर वो जो है साथ में काम भी करती हैं। तो जो लेखिका है उन महिलाओं को देखकर थोड़ा सा उनका मन जो है थोड़ा दुखी भी हुआ, और उन्हें ऐसा भी लगा कि देखो जो गरीब तबका है वो हर जगह है, ये गरीब लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को भी साथ ले रहे हैं, और हाथ में इनके कुदाल है, कुल्हाड़ी है ना, इनसे ये पत्थर तोड़ रहे हैं। तो वहां पर लेखिका थोड़ी सी उन महिलाओं को देखकर थोड़ी सी उनका मन थोड़ा दुखी भी हुआ। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं स्वेटर बुन रही हैं, खिलखिलाती हुई हंस भी रही हैं, अच्छे से उन्होंने पोशाक भी पहनी हुई है, वहां के परिधान को बोकू बोलते हैं, वो पहने हुए हैं, बड़े रंगीन उनके डिजाइन है। तो फिर वहां पर ये भी लगा कि देखो ये लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये महिलाएं जो है वो खुश भी हैं। तो आगे फिर वो देखती हैं कि बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहां पर वो पूछती हैं जितेन से कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे क्या बच्चों पैदल जा रहे हैं, इन बच्चों के लिए स्कूल बस नहीं है? तो जितेन बताता है मैडम यहाँ पर बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं, बच्चों को करीब 3-3.5 किलोमीटर पैदल जाकर अपने स्कूल जाकर पढ़ना होता है। और यहाँ के बच्चे भी मेहनती हैं, वो बच्चे स्कूल जाकर उसके बाद अपने घर का काम करते हैं, जानवरों को चरा कर लाते हैं, लकड़ियां ढोने का काम करते हैं। मतलब कहने का है कि जो पहाड़ी इलाका है वहां के लोगों का जीवन भी थोड़ा टफ है। और वहां पे वो देखती हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपने चाय के बागानों में भी उन्होंने अपने बच्चों को पीछे बांधा हुआ है और वो चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। मतलब इस तरीके के काम उन्हें जहां वो देख रही हैं सफर में, उन्हें देखने में अच्छे भी लग रहे हैं, और साथ साथ उन्हें ये भी लग रहा है कि जो आम जनजीवन है वो हर जगह मेहनती है और वो हर जगह देखने को मिल जाता है। उसके बाद वो रात को एक जगह ठहरती हैं, आग जलाकर रात को नाच गाना होता है। देखती हैं कि वहां के लोग जो हैं वो आलू और ये सब धान वान की खेती करते हैं। अब वहां पर उन्हें युमथांग में बर्फ देखनी थी, लेकिन उन्हें वहां पर बर्फ देखने को नहीं मिली। इसका कारण क्या बताया उन्होंने कि जैसे जैसे पहाड़ों पर भी सैलानी बढ़ रहे हैं तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने से जिस स्तर पर बर्फ गिरती थी वहां पर अब उन्हें बर्फ देखने को नहीं मिलती। तो इससे आगे उन्हें और आगे जाना पड़ेगा, कटाव, जो वहां से और भी 500 फीट ऊपर है। अब कटाव जाने के लिए उन्होंने फिर आगे और बढ़े वो। अब यहाँ पर कटाव जब वो जा रहे हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि अब घर जो है वो वहां पर अब नहीं है, खत्म हो गए हैं। पहाड़ है, या तो बहुत हरियाली है, या तो फिर सिर्फ झरने हैं, पानी है। मतलब वहां पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते गए तो इन्होंने देखा कि वहां पर जनजीवन नहीं है। अब वो इलाका जो है बिल्कुल एकदम पहाड़ी है। तो वहां पर इन्होंने बताया कि जो ये इलाका है कटाव का, ये कटाव नाम है जगह का, तो इसको कहते हैं कि इसको हमारे देश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड तो विदेशी जो है वो देश है, विदेश में है ये, लेकिन अगर हमारे देश में अगर कहा जाए तो कहते हैं कि जो कटाव है वो वहां पर
स्विट्जरलैंड से भी कहीं ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा अच्छी बर्फ वहां पर देखने को मिल जाती है। तो एक जगह जो है बताता है जितेन कि यहाँ पर ऐसा स्थान बताया जाता है कि कभी गुरु नानक जी यहाँ पर आए थे और उनकी थाली से थोड़े से चावल गिर गए थे। जैसे मैंने अभी बताया कि लोग आलू और धान की खेती करते हैं, तो वो बताते हैं कि थोड़े से चावल उनकी थाली से छिटक कर गिर गए थे। तो अभी भी वहां तक ये माना जाता है कि उनकी थाली से चावल गिरे थे, इसीलिए वहां पर चावल की फसल होती है। अब कटाव जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बहुत बर्फ है, बहुत अधिक बर्फ है, और लेखिका जो है उनको जूते अपने लेकर नहीं गई बर्फ के। तो अब वो कैसे उस चीज को एंजॉय करें? सैलानी बर्फ में खूब घुटनों घुटनों तक बर्फ में घुसकर उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ को, स्नोफॉल को। तो अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जो बर्फ देखने लेखिका गई थी वो उसके लिए उन्हें बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ा, जबकि उनको अंदाजा क्या था कि उन्हें युमथांग में बर्फ मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस पाठ में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहाड़ों पर भी हमने प्रदूषण को बढ़ा दिया है, इसलिए जिस लेवल पर बर्फ गिरनी चाहिए थी वहां अब बर्फ नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे जो बर्फ का गिरना है, जो स्नोफॉल है, वो भी और ऊंचाई पर होती जा रही है। उसको देखने के लिए हमें और ऊंचाई पर जाना पड़ रहा है। तो ये था हमारा लेसन, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए बताया कि लेसन बहुत लंबा है, लेकिन क्योंकि यात्रा वृतांत है तो जैसे जैसे आप लेसन को पढ़ेंगे आपको स्वयं ही इसको समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट थी वो आपके साथ इस पाठ में बताई। अब हम देखते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर कैसे हो सकते हैं। प्रश्न उत्तर तो इसमें बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन परीक्षा में थोड़े इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको हम थोड़ा सा आजकल अपने करंट, जिनको हम कह सकते हैं टॉपिक, जैसे प्रदूषण का हो गया या जल का हो गया कि प्रकृति जल को कैसे सर्कल उसका बनता है, कैसे पानी हमें मिलता है। तो ये सब चीजें हम, इस तरीके के प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ तैयार किए हैं। इस पाठ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जैसे आप पढ़ेंगे आपको पाठ समझ आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो तब आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए आपको परीक्षा में, उसको सोचकर अपने शब्दों में, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, पहले प्रश्न को पढ़ना, उसको समझना, पाठ में जाना कि क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में, उसके बाद उसे अपने शब्दों में उसका आंसर बनाकर लिखना। लेकिन तब भी आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर निकाले हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे को पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं क्वेश्चन आंसर पर भी, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं प्रश्न उत्तर पे जाने से पहले कि जब लेखिका वहां गई आगे तो उन्होंने देखा कि वहां पर हमारा बॉर्डर ही आ गया एक तरीके से, क्योंकि हम कह रहे थे ना कि हिमालय में कंचनजंगा देखना चाह रही थी वो अपने होटल से ही। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो चीनी बॉर्डर, चीन हमारा देश, वहां पर सीमा समाप्त हो जाएगी, छावनी आ गई। तो लेखिका को समझ आ गया कि यहाँ पर हमारे देश की सीमा है, अब यहाँ पर बॉर्डर आ गया, यानी कि चीन की सीमा आ जाएगी आगे। तो कहने का अर्थ ये है कि इतनी ठंड में जहां पर इतनी बर्फ पड़ रही है वहां पर हमारे जो फौजी हैं वो किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं और हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम अच्छे रहें, हम अपने सुरक्षित रहें अपने देश में, अपने घरों में, इसलिए वो विपरीत परिस्थितियों में भी फौजी जो हैं अपने बॉर्डर पे डटे रहते हैं। तो यहाँ पर लेखिका के मन में एक श्रद्धा आई, उनके लिए एक भावना आई अच्छी कि देखो ये लोग हमारे लिए कितना करते हैं। तो लेखिका जब भी सफर कर रही थी कई बार उनके मन में कभी लगा कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर शांति है, तो कभी हमारे ऋषि मुनि आए होंगे, उन्होंने वेदों की रचना की होगी यहाँ पर, ऐसे कई थॉट लेखिका के मन में आते हैं। कभी वो लेखिका के मन से सोचने लगती है, कभी दार्शनिक के रूप में सोचने लगती है, कभी वो फौजियों के बारे में सोचने लगती है। तो ऐसे उनका सफर बहुत ही रोमांचक और अच्छा रहा। तो ये था हमारा लेसन। थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। मधु कांकरिया क्या कहती हैं
सबसे पहला क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है लेखिका ने? क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं, जैसे वहां पर महिलाएं भी पत्थर तोड़ रही थी, बहुत ही मेहनती हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत से ही इस शहर को सुंदर बनाया है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, सब मन भावनी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। इसलिए इस शहर को मेहनतकश, मेहनतकश का मतलब होता है मेहनत करने वाले, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। बादशाह होते हैं राजा, शासक, यानी कि वो अपने राजा खुद ही हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें मेहनतकश बादशाह कह दिया। दूसरा क्वेश्चन, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? ये एक करंट टॉपिक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपको अपने आप भी बनाकर लिखने आने चाहिए। तो इसका हमने क्या आंसर बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़। हम प्रकृति से पेड़ों को काट रहे हैं, हम नदियों का जल प्रदूषित कर रहे हैं, वाहनों के धुएं का दुष्प्रभाव और पॉलिथीन बैग की अधिकता के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, और यहाँ तक कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तापमान इतना गर्म होता जा रहा है। अब हम क्या करें कि प्रकृति का संतुलन बना रहे? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जब हम काटेंगे नहीं और लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा वातावरण स्वयं ही धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। गंदा पानी नदियों में ना छोड़े, पानी को पहले ही उसको रिसाइकल करके तब उसको छोड़ा जाए फैक्ट्रियों से, कारखानों से। पेट्रोल व डीजल के वाहनों का प्रयोग कम करें, यानी कि डीजल और जो पेट्रोल है वो भी अगर हम हर जगह ले जाते हैं, मान लो हम पहाड़ी इलाकों पर भी अपने वाहन ले जाते हैं, तो वहां का प्रदूषण भी हम फैलाने में, हम उसमें वो हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? पॉलिथीन बैग का प्रयोग ना करें। इसके बाद कटाव पर जो हमने बार बार बीच में जिक्र आया, जहां पर लेखिका ने बहुत सारी बर्फ देखी, वहां पर एक भी दुकान नहीं थी। वहां पर एक भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। वरदान कैसे है? इस कथन के पक्ष में आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। अगर कटाव पर, जो जगह है कटाव, वहां पर अगर एक भी दुकान नहीं है, तो ये वहां के लिए वरदान क्यों है? ये इसीलिए वरदान है कि यदि वहां पर दुकानें होंगी तो क्या करेंगे लोग? मैंने बताया कि मेरी राय में यह कथन सत्य है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड, यहाँ तक कि उससे भी सुंदर कहा जाता है। यदि यहाँ पर दुकानें खुल गई तो इस स्थान का व्यवसायीकरण हो जाएगा। व्यवसायीकरण का मतलब होता है फिर लोग वहां पर सैलानियों को रुकने, ठहरने का, घूमने का सब इंतजाम करने लगेंगे, तो इसलिए व्यवसाय हो जाएगा, वहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा। और सैलानी खाने पीने की चीजों के अवशेषों को यहाँ वहां फेंक कर वहां की सुंदरता को नष्ट कर देंगे। जैसे हमने जहां खाया वहीं फेंक दिया रैपर, तो अगर दुकानें होंगी तो लोग खाएंगे भी, पिएंगे भी, खाली बोतलें कहीं भी फेंक देंगे। और क्योंकि प्लास्टिक तो वो खत्म नहीं होता बिल्कुल, तो वो उस जगह को जो इतनी सुंदर है, जिसको हम स्विट्जरलैंड से भी सुंदर कह रहे हैं, उसको वहां पर हम धीरे धीरे क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पर दुकान का ना होना यहाँ के लिए वरदान है। मतलब अच्छा ही है अगर वहां पर दुकानें नहीं है। इसीलिए कटाव जो है अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, और वो सुंदरता उसकी ऐसी ही बनी हुई है जितनी उसमें नेचुरल सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो उसका इसीलिए कायम है क्योंकि वहां पर अभी दुकानें नहीं बनी हैं। एक आखिरी क्वेश्चन इसमें मैंने बताया कि देश की सीमा पर बैठे फौजियों की क्या क्या कठिनाइयां हैं। मतलब इतनी ठंड में बैठे हैं वो फौजी, तो उनको कितनी परेशानी है, और हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। तो कड़कड़ाती ठंड हो, जहां तापमान 0 से नीचे चला जाता है, ठंड भी कैसी कि माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, 0 से भी नीचे, या फिर चिलचिलाती झुलसा देने वाली गर्मियों। जरूर थोड़ी है बॉर्डर सर्दी वाले ही होंगे, अगर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो इतनी गर्मी होगी कि झुलसा देने वाली होगी। ऐसे में फौजी हमारे लिए हर दशा में डटे रहते हैं, तो हमें भी उनकी
उनके लिए व उनके परिवार के लिए संवेदना। संवेदना का मतलब होता है हम भी उनके लिए अच्छी भावना रखें, जैसा वो हमारे लिए सेवा का काम कर रहे हैं, इस प्रकार हम भी उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति संवेदना रखें और सहयोग की भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन। इसके अलावा पानी का हो सकता है एक और क्वेश्चन कि जल का चक्र है वो कैसे चलता रहता है, उसकी व्यवस्था क्या है, वो आप बता सकते हो कि प्रकृति हमारे लिए सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो वो जम जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वही बर्फ पिघलकर मैदानी इलाकों में नदियों से बहती हुई हमें पानी देती है, खेतों की सिंचाई करती है, पीने की व्यवस्था करती है, और धीरे धीरे वो नदियां फिर समुद्र में जाकर अपने समाप्त हो जाती हैं। समुद्र से पानी फिर वाष्प बनता है, फिर बरसात के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। तो प्रकृति जो है वो हमें बहुत कुछ देती है, तो हमें उस प्रकृति का ध्यान रखना है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। लेकिन ये पाठ था मधु कांकरिया को अपनी गंगटोक की और उससे आगे की यात्रा कितनी अच्छी लगी। तो आप इस लेसन को अच्छा आनंद लेकर पढ़े, जैसे आप भी सिक्किम, गंगटोक और आगे तक कटाव तक स्वयं लेखिका के साथ घूमकर आ रहे हों। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझसे जरूर पूछें। आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।